नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतर रहे हैं जिसका जिक्र तो अक्सर होता है, पर शायद उसकी पूरी तस्वीर हम समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं यमन की। हमारे पास कुछ जानकारी और नोट्स हैं इसी विषय पर। यमन का इतिहास, उसका संघर्ष और आज का संकट। कोशिश रहेगी कि यमन के अलग अलग पहलुओं को समझें, इसका अतीत कैसा था, शानदार इतिहास, और आज की जो मुश्किलें हैं वो क्यों हैं, और क्यों ये दुनिया के लिए मतलब इतना अहम है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां हजारों साल पहले सभ्यताएं थीं, पुराना व्यापार का बड़ा केंद्र। लेकिन आज आज हालात बिल्कुल अलग हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण। और अरब प्रायद्वीप में इसकी लोकेशन भी काफी स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और यमन को समझना जरूरी भी है आज। एक तो जैसा आपने कहा, इसकी लोकेशन देखिए, सऊदी अरब और ओमान से सीमाएं हैं। फिर बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य, दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक उसके पास है। लेकिन इससे भी ज्यादा मतलब जो गंभीर बात है वो ये कि यमन आज दुनिया के शायद सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक से जूझ रहा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यमन की आज की जो स्थिति है ना, उसे समझने के लिए इसके इतिहास और इसके भूगोल दोनों को देखना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये वो अहम बुनियाद है जिस पर आज का यमन खड़ा है, या कह लीजिए लड़खड़ा रहा है। तो फिर शुरुआत इतिहास से ही करते हैं, इसके उस दौर से जब ये काफी समृद्ध था। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि यमन में सबा, जिसे शीबा भी कहते हैं, और हिम्यर जैसी बहुत पुरानी और शक्तिशाली सभ्यताएं थीं। वो एक ऐसा जमाना था जब यमन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मतलब समृद्धि का प्रतीक था। और हाँ, वो मशहूर धूप और मसालों का मार्ग, इंसेंस एंड स्पाइस रूट, उसका जिक्र तो बनता ही है। सोचिए, लोबान, मुर्र, मसाले, कितनी कीमती चीजें यहाँ से गुजरकर मिस्र, रोम और पूरी दुनिया में जाती थीं। बिल्कुल, ये रास्ता सिर्फ व्यापार का नहीं था। हाँ, इसने यमन को एक तरह से ग्लोबल हब बना दिया था उस जमाने का, विचारों का, संस्कृतियों का संगम। सही कहा। लेकिन फिर वक्त बदला और 20वीं सदी में आकर यमन दो हिस्सों में बंट गया। एक उत्तरी यमन, दूसरा दक्षिणी यमन। अलग अलग सरकारें, अलग विचारधाराएं, दशकों तक ये बंटवारा रहा। जी। फिर आया साल 1990, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। दोनों यमन एक हो गए और बना यमन गणराज्य। ऊपर से देखने में तो ये बहुत अच्छा कदम लगा, ऐतिहासिक भी। एक बिखरा हुआ देश जुड़ रहा था। हाँ, और वो जो प्राचीन व्यापार मार्ग थे, जैसा आपने जिक्र किया, वो यमन के पहचान का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि यमन की कला, उसकी वास्तुकला, वहाँ के रीति रिवाज, सब पर एक गहरी छाप छोड़ी। वो रास्ते सिर्फ सामान नहीं, ज्ञान और संस्कृति भी लाते ले जाते थे। बिल्कुल। और जहाँ तक 1990 के एकीकरण की बात है, हाँ, ऊपरी तौर पर तो वो बहुत उम्मीद जगाने वाला था। पर अक्सर होता है ना कि ऐसे बड़े बदलावों की अपनी पेचीदगियां होती हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें बहुत विस्तार तो नहीं है, पर यह सवाल उठता है, क्या उस एकीकरण की प्रक्रिया में ही मतलब कुछ ऐसी दरारें रह गई थीं जो बाद में इतनी चौड़ी हो गईं कि आज के तनाव की वजह बनी? ये सोचने वाली बात तो है। सही कहा। इतिहास से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज के मुश्किल दौर की तरफ। जानकारी ये बताती है कि जो आज का संघर्ष है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 2011 के अरब स्प्रिंग से जुड़ती हैं। उस वक्त यमन में भी जो पुरानी सरकार थी, उसके खिलाफ काफी जोरदार प्रदर्शन हुए थे। हाँ, वो लहर पूरे क्षेत्र में फैली थी। बिल्कुल। लेकिन हालात असल में बिगड़े 2014-15 के आसपास, जब देश एक भयानक गृह युद्ध में फंस गया। और वो लड़ाई वो आज तक चल रही है। एक तरफ हूती विद्रोही हैं, ज़ैदी शिया आंदोलन से जुड़े, जिनका उत्तर पश्चिम में प्रभाव है जी। और दूसरी तरफ यमन की वो सरकार जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और जिससे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन हासिल है। हाँ, सऊदी लेड कोलिशन। इस लड़ाई ने यमन को मतलब मानवीय तबाही के मुहाने पर ला दिया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, देश के कई हिस्सों में भूखमरी जैसे हालात हैं। बच्चों पर, आम नागरिकों पर जो असर हुआ है वो सोचकर भी डर लगता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों इंसानों की तकलीफ की कहानियां हैं। अगर हम इस संघर्ष की जड़ों को थोड़ा और कुरेदें, तो जैसा पहले इशारा किया था, शायद इसमें वो 1990 के एकीकरण के बाद के जो अनसुलझे मुद्दे थे, फिर क्षेत्रीय ताकतों की अपनी खींचतान, बाहरी हस्तक्षेप, खासकर सऊदी गठबंधन की जो सैन्य कार्रवाई हुई,
इन सब का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है, इसकी कई परतें हैं। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और जब संयुक्त राष्ट्र इसे बार बार दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहता है, तो इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब है लाखों लोग सचमुच भूख से मर रहे हैं या मरने की कगार पर हैं। साफ पानी नहीं है, दवाएं नहीं हैं, अस्पताल, स्कूल सब तबाह हो चुके हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ये एक ऐसी आपदा है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। बहुत दुखद है ये सब। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो यमन में जो हो रहा है वो सिर्फ यमन तक ही सीमित नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो बाब अल मंदेब जैसी अहम समुद्री रास्ते के पास है। यहाँ की अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर बाकी अरब दुनिया तक, सबके लिए एक बड़ा खतरा है, सुरक्षा और स्थिरता दोनों के लिए। इतनी मुश्किलों के बीच भी यमन की अपनी एक खास पहचान, एक संस्कृति तो होगी ही जो जिंदा है। इस्लाम का यहाँ के जीवन पर गहरा असर है। लोगों के रीति रिवाज, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उसमें झलकता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ की वास्तुकला का भी जिक्र है, खासकर वो मिट्टी और पत्थर के बने ऊंचे ऊंचे घर जो पहाड़ी इलाकों में दिखते हैं। एक पारंपरिक नाच भी है, बरा, जिसमें लोग खंजर लहराते हुए नाचते हैं। और खाने की बात करें तो मंडी और सल्ता, जिसे फहासा भी कहते हैं, ये काफी मशहूर व्यंजन है। जी। पौधा है और दोपहर या शाम को लोग अक्सर साथ बैठ के इसे चबाते हैं, बातें करते हैं। हालांकि इसके सामाजिक आर्थिक असर पर बहस भी होती है। हाँ, कात का जिक्र आता है अक्सर यमन के संदर्भ में। और भूगोल की बात करें तो यमन में काफी विविधता है। पश्चिम में लाल सागर का किनारा है, गर्म और नम, बीच में ऊंचे पहाड़ हैं जहां मौसम ठंडा रहता है, और पूर्व में रेगिस्तान। बिल्कुल। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दुनिया के सबसे अच्छे और गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक अदन पोर्ट, वो यहीं यमन के दक्षिणी तट पर है। इतिहास में इस बंदरगाह का कितना महत्व रहा है ये हम जानते हैं। सदियों से व्यापार का केंद्र। हाँ, और ये भूगोल और संस्कृति का रिश्ता बहुत गहरा है यहाँ। सोचिए, अदन जैसे बंदरगाह और वो पुराने व्यापार मार्ग, इन्हीं ने तो यमन को बाहरी दुनिया से जोड़ा था। बिल्कुल। इसी वजह से यहाँ विचारों का, धर्मों का, संस्कृतियों का एक तरह का मेल्टिंग पॉट बना। यहाँ की वास्तुकला, खान पान, भाषा, सब पर इस लेनदेन का असर दिखता है। सही है। पहाड़ों ने जहाँ कुछ समुदायों को शायद थोड़ा अलग रखा, वहीं तटों और रास्तों ने हमेशा लोगों को जोड़ा है। और कात की जो बात थी। हाँ, कात पर वापस आएं तो जैसा आपने कहा, वो सामाजिक जीवन का हिस्सा है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके बहुत गहरे प्रभावों पर तो विस्तार नहीं है, पर यह जरूर है कि ये यमन के समाज से और कुछ हद तक शायद अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा एक पहलू है। और यही आज यमन की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतना गहरा इतिहास, इतनी जिंदा संस्कृति, इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन, और दूसरी तरफ आज की ये भयानक तबाही और इंसानी पीड़ा। ये देखकर सच में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बिल्कुल। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। जानकारी ये कहती है कि तेल और गैस ये यमन की कमाई का मुख्य स्रोत रहे हैं। हालांकि उतने बड़े भंडार नहीं है जितने खाड़ी के कुछ और अमीर देशों के पास हैं। हाँ, सीमित है। लेकिन ये जो सालों से संघर्ष चल रहा है, इसने देश की अर्थव्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ दी है। तेल गैस का उत्पादन लगभग ठप है, खेती बाड़ी बर्बाद हो गई है, व्यापार रुक गया है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कें, पुल, बिजली घर, वो सब या तो तबाह हो चुका है या बुरी हालत में है। जी। और नतीजा है भयानक गरीबी। लाखों लोग भुखमरी के शिकार हैं या बिल्कुल कगार पर है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात, लाखों बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा, उनका भविष्य अंधेरे में है। ये लड़ाई सिर्फ आज को नहीं, पूरी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रही है। ये आर्थिक पतन और मानवीय संकट का जो रिश्ता है ना, वो बिल्कुल सीधा है और बहुत क्रूर है। जब लोगों के पास काम नहीं होता, जब खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं कि वो खरीद ही नहीं सकते, जब सरकार भी जरूरी सेवाएं नहीं दे पाती, तो मानवीय संकट और गहराता जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें यमन पूरी तरह फंस गया है। लड़ाई अर्थव्यवस्था को तोड़ती है और टूटी हुई अर्थव्यवस्था लोगों की तकलीफ को और बढ़ा देती है। हाँ, ये एक साइकिल बन गया है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी जो संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं, वो इसी हकीकत को बताती हैं। ये सिर्फ दूर देश की खबरें नहीं हैं, ये लाखों इंसानों के रोज के संघर्ष की कहानी है। उनकी भूख, उनकी बीमारी, उनकी नाउमीदी।
और ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है कि अगर कल को मान लीजिए बंदूकें शांत हो भी जाएं, तो इस मलबे के ढेर से एक देश को दोबारा कैसे खड़ा किया जाएगा? पुनर्निर्माण सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होगा, वो टूटे हुए समाज को छोड़ना होगा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा, लोगों में भविष्य के लिए उम्मीद जगानी होगी। ये चुनौती पहाड़ जैसी होगी। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को देखें, हमने यमन की एक लंबी उतार चढ़ाव भरी कहानी को समझने की कोशिश की। एक ऐसी जमीन जो कभी प्राचीन सभ्यताओं का व्यापार का केंद्र थी, वो आज दुनिया के सबसे मुश्किल संघर्षों में से एक का और एक भयानक मानवीय त्रासदी का सामना कर रही है। हमने उसके इतिहास, समाज, संस्कृति और आज के जो दर्दनाक हालात हैं उन्हें छूने की कोशिश की। और जो जानकारी हमारे पास है उसका निचोड़ भी यही निकलता है कि यमन को फौरन शांति और मदद की जरूरत है। लाखों जिंदगियां दांव पर हैं। पुनर्निर्माण का काम इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब यही कि एक इतना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से धनी देश आज अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। और ये सिर्फ यमन की लड़ाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी इंसानियत की भी परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं सोचने के लिए। यमन का वो शानदार इतिहास याद करें जब वो व्यापार का एक ग्लोबल हब था, और आज भी हिंद महासागर और लाल सागर के बीच उसकी वही रणनीतिक लोकेशन है। इसे देखते हुए आज की ये बर्बादी कितनी बड़ी विडंबना लगती है ना? हाँ, बहुत बड़ी। तो विचार इस पर करें, अगर यमन में स्थिरता लौटती है तो उसकी इस ऐतिहासिक और भौगोलिक अहमियत को देखते हुए ये पूरे क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, राजनीति के लिए क्या मायने रखेगा? और भविष्य की तरफ देखें तो शांति बहाली के बाद भी सिर्फ लड़ाई से हुई तबाही ही चुनौती नहीं होगी। वो कौन सी गहरी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे समाज में जो दरारें पड़ चुकी हैं, या जो अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है उसे फिर से खड़ा करने की चुनौती, भारी ताकतों का असर, ये सब यमन के रास्ते में खड़ी होंगी। ये सवाल हमें दिखाते हैं कि यमन का भविष्य कितना जटिल और चुनौतियों भरा है।